पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर चर्चाएं हो रहे हैं और इसी पर हमारे खास अधिवेशन ई अधिवेशन शिक्षा पर, और मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। तो शिक्षा जगत में इस नई शिक्षा नीति से किस तरह के बदलाव आएंगे या इनमें किन नए बदलावों को शामिल किया जाना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवा बनाने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति है ये कितनी कारगर है, और इस पर चर्चा हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्तारूढ़ बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का यह हिस्सा रही। नई शिक्षा नीति को लागू करने और इसके साथ साथ शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए लाखों की संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। इसके साथ साथ चुनौतियां और भी बहुत सारी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चुनौतियां होंगी। वो क्या क्या है और उनसे निपटा कैसे जाएगा, ये सब बताने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान से जो है आप सभी से मैं जो है रूबरू करवाता हूं। हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व निदेशक एनसीईआरटी जेएस राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर आप ही से। आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है और सभी राजनेता आत्मनिर्भर भारत के नारे को आजकल बुलंद कर रहे हैं। तो अब सवाल ये सर कि क्या इस नीति से आत्मनिर्भर बन पाएगी नई पीढ़ी? अरविंद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूछा है या मुझसे पूछा है? सर मेरा ये सवाल अरविंद पांडे जी से, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया आप लोगों ने, क्या आपको लगता है कि ये जो शिक्षा नीति लेकर आए हैं आप लोग, क्या इससे नई पीढ़ी आत्मनिर्भर बन पाएगी? मैं सबसे पहले आपके चैनल पे आया मैं, और आपने नई शिक्षा नीति के संबंध में आज का विषय रखा। मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही देश के अंदर 34 साल बाद शिक्षा पे इतना बड़ा बदलाव जो आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और कस्तूरी रंजन जी हैं, मैं इनको उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, इनको बधाई देता हूं और प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया। आपने कहा कि क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, तो मैं निश्चित ही आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ लॉर्ड मैकाले की नीति शिक्षा में यह थी कि लोग पढ़कर रट्टू तोता बने, रटने वाले तोते बने और ज़्यादा पढ़ के मात्र एक बाबू बन पाएँ, ऐसी शिक्षा को हटाकर अपने हिंदुस्तान की संस्कृति और जो आजकल बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आईटीआई या पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग में जाना पड़ता था बाद में, तब वो कहीं ना कहीं एक स्किल बन पाते थे। इस नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही जो बच्चों को हम ये नई शिक्षा में जोड़ने जा रहे हैं, उनको स्किल हम बनाने जा रहे हैं, यह निश्चित ही बच्चों को कभी बेरोजगार नहीं बनने देगी। और जो आपने कहा भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, जो इस पे हम जीडीपी का 6% पैसा हम लगाएंगे तो निश्चित ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार सेंटर की जो बोल रही है 5 खरब डॉलर की आने वाले टाइम में हम बजट बनाएंगे, ऐसा हम देश की अर्थतंत्र को मजबूत करेंगे। निश्चित ही नई शिक्षा नीति की आने के पश्चात यह जो हिंदुस्तान की सोच है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे बदलाव आएगा, स्किल्ड हो जाएगा युवा, 5 ट्रिलियन का जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। अब नई शिक्षा नीति को हम समझते हैं, हमारे साथ पूर्व निदेशक एनसीईआरटी जेएस राजपूत साहब जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपकी नज़र से जो नई शिक्षा नीति है ये किस तरह की है, क्या बदलाव है इसमें, किस चीज़ को इसमें तवज्जो दी गई है, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हमारे साथ शिक्षा मंत्री जो बात कर रहे हैं कि स्किल्ड हो जाएगा जो युवा है या जो छात्र है, क्या आपको लगता है कि ये उस तरह की शिक्षा नीति है? देश आत्मनिर्भर कब बनता है? अगर इस प्रश्न से हम चलें तो लगेगा देश आत्मनिर्भर तब बनता है जब उसके युवा अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, जब उन्हें लगता है कि वे
कि वे एक बड़ी ऐतिहासिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। उनकी एक अच्छी विरासत है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। वे हमेशा नया ज्ञान लेने के तैयार रहते हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा, ये शिक्षा नीति जिससे मैं कई तरह से जुड़ा रहा हूँ, मैकाले से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। मैकाले की आलोचना मैं पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। मैकाले की योजना बनाने की क्षमता अद्भुत थी। उसने ऐसी योजना बनाई कि इतने दिनों बाद भी, अंग्रेज़ों के जाने के 70-75 साल बाद भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए थे। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक भारत की मिट्टी में नहीं ला पाए थे। मैं जब इस नीति को पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये भारत को भारत से जोड़ती है। मैकाले का एक ही उपदेश था एक वाक्य में, जो बार बार लोग दोहराते हैं कि अगर भारत पर आधिपत्य बनाए रखना है तो भारतीयों को भारत से अलग कर दो। टू सबजुगेट इंडिया, द लिंक इंडियंस फ्रॉम इंडिया। उसने यही काम किया। उसने हमें नकल करने वाली कौम के रूप में विकसित कर दिया। हम भारत को भूल गए, हम अपने गाँव को भूल गए, हम कृषि को भूल गए, हम हाथ से काम करना भूल गए। ये सारे तत्व शिक्षा नीति में आते हैं। जैसे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, कक्षा 6 से वोकेशनल की बात होगी। गांधी जी जिंदगी भर यही कहते रहे, हेड, हैंड एंड हार्ट। हाथ से काम करना सीखो, तकली चलाओ। आज होते तो कहते कंप्यूटर सीखो, जो भी सीखो। जो व्यक्ति हाथ से काम करना सीख लेता है, कोई कौशल सीख लेता है, वो कभी भी पराजित नहीं होता। वो हमेशा विश्वास में रहता है कि मैं अपना जीविकोपार्जन तो कहीं कर लूँगा। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, इसके उदाहरण दुनिया में, चीन में 65-70% लोगों ने ये सीखा। कोरिया में 95% लोग ये सीख लेते हैं। बाद में कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जहाँ भी जाएं, अध्यापक बने, प्रोफेसर बने, राजनेता बने, जो भी बनना चाहें, लेकिन कुछ तो हाथ से करना आना चाहिए। जी, यानी बहुत कि आप अच्छा कह रहे हैं सर होगा कि अगर भारत कोई को भारत मंत्री से ये जोड़ने बताए वाला कि ये, मैं अब जो लोहार इसकी का काम भी कर टेक्निकलिटीज हैं सकता मैं हूँ। आपके पास आऊंगा और आपसे हाँ। समझूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं बिल्कुल। सिलसिलेवार आपसे हाँ। समझूंगा। लेकिन मैं अरविंद जी के पास जाना चाहूंगा। सर, भारत को भारत से जोड़ता है, हमारे साथ जीएस राजपूत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को भारत से जोड़ता है। लेकिन मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात करूं तो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका खासतौर पर उत्तराखंड में आसान होगा? उत्तराखंड में किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? नई शिक्षा नीति में भाई साहब जो सबसे बड़ा सभी स्टेटों को लाभ मिलने वाला है, और जो खास तौर पे जो हमारे राजकीय स्कूल हैं उनमें हम कक्षा 1 से लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, और जो प्राइवेट सेक्टर में ये कहीं ना कहीं LKG, UKG और KG से चालू होता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग 3 साल पीछे हो जाते थे, और जिसकी वजह से हमारे प्राथमिक में बच्चों की संख्या कम होती थी। जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव है कि 5+3+3+4, यह व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। और जो कक्षा, जैसे किसी कारण बच्चा 1 साल ब्रेक दे दिया, पढ़ नहीं पाया, तो वो कहीं ना कहीं अपने बेरोजगारी की वजह से काम धाम में लग जाता था, और वह दिशाहीन होकर उसकी एजुकेशन नहीं हो पाती थी। तो इसमें सबसे बड़ी बदलाव ये है कि जब व्यक्ति पढ़ाई छोड़ने के बाद भी जब चाहे तब उसको इसमें आसानी से एग्जिट आसानी से हो सकता है, और एंट्री भी आसानी से हो सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है, और ये उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के किसी भी स्टेट के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इससे निश्चित ही जो हमारे बच्चे हैं उनका एक दिशाहीन होने से बचेंगे वो। और हम सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की इस नई शिक्षा नीति को हम ज़्यादा से ज़्यादा पहलुओं को जो हमारे विद्यालय शिक्षा के हित में, यानी कि आप कह रहे हैं कि बड़ी आसान ये सिस्टम आप लोगों ने बनाया है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं एक बार फिर से जीएस राजपूत साहब का रुख करना चाहता हूं। सर, जो जिस व्यवस्था की बात करें, पहले थी 10+2, लेकिन अभी है 5+3+3+4, तो ये लंबा किया गया है। ये क्या है? मैं चाहता हूं कि सर आप आसान शब्दों में, क्योंकि आप जानकार हैं, दर्शकों को ये बताएं और समझाएं कि ये 5+3+3+4 क्या है, ये 10+2 से अलग क्या है? हाँ, इसको सामान्य भाषा में यूँ कहते हैं कि सारी दुनिया अब ये मानती है कि पहले 3 वर्ष की आयु से 6 वर्ष तक बच्चे का विकास सबसे अधिक तेज़ी से होता है। उसका मस्तिष्क 85% विकसित हो जाता है।
और ये इतने संवेदनशील वर्ष हैं कि शिक्षा के लिए तैयारी, जीवन की तैयारी में इनको बहुत अच्छे ढंग से संवेदनात्मक स्तर पर देखा जाना चाहिए, स्कूलिंग की तैयारी करानी चाहिए, जो हम नहीं करा रहे थे। ये काम बहुत ही सही दिशा में है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, और मेरे जैसे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है कि इसके लिए सरकारों को बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे आना पड़ेगा, अपने सारे संसाधनों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को संभालना, उसकी उम्र के अनुसार उसे आगे बढ़ने में सहायता करना आसान कार्य नहीं होगा। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत विचार विमर्श करना होगा, बड़ी अच्छी नीति बनानी होगी। बाद के वर्षों में परिवर्तन को मैं बहुत बड़ा नहीं मानता। मैं ये जो 5+3+3+4 है, वह मुख्य रूप से इन पहले 3 वर्षों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में कक्षा 8 के बाद 9, 10, 11, 12 को एक साथ जोड़ दिया गया है, और विशेष रूप से उसमें वोकेशनल एजुकेशन को 6 तक लाया गया है। करिकुलर और नॉन करिकुलर का जो अंतर था, एक्स्ट्रा करिकुलर शब्द हम इस्तेमाल करते थे, उस अंतर को मिटा देने से क्या होगा कि गांधी जी ने कहा था कि काम कोई भी हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे नाई का हो, सब सम्माननीय कार्य हैं और जीवन अच्छे ढंग से जिया जा सकता है। एक बात जो लोग अक्सर ध्यान में नहीं ला रहे हैं, वह बैगलेस इंटर्नशिप विद एन आर्टिजन। किसी कारीगर के साथ बच्चा जब 10 दिन बिना कापी किताब के जाएगा, हाथ से करेगा, उसे जानेगा, उसके परिवार को जानेगा, उसकी बहुत सी बातें सुनेगा, तो उसके मन में भारत के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सम्मान पैदा होगा, सामाजिक समरसता बढ़ेगी, इससे हर प्रकार की सद्भावना भी बढ़ेगी। हाथ से काम करना सीखने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये इसकी विशेषता। एक मंत्री जी ने जो बात कही उसको मैं कह दूं। मंत्री जी जो कह रहे थे उसमें 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, लर्निंग टू लर्न। आप ये सीखना पड़ेगा कि मैं और अधिक ज्ञान और कौशल कैसे प्राप्त करूं। और दूसरा उन्होंने जो कहा है उसको हम लोग यूँ कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन भर सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कौशल आज सीख लिया तो वो 50 साल चलेगा, जैसे टाइपिंग करते थे। अब ये नहीं होगा, नया सीखने को तैयार रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया था, यावत जीवेत अधीयते विप्रः। समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अब उसको क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सरकारों पर और मंत्री जी जैसे महानुभावों पर आ गया है। सर, मेरा एक सवाल आप ही से है। सवाल यही है कि आपने पूरे की पूरी शिक्षा नीति को देखा, समझा, पढ़ा। क्या इसमें आपको दूसरे देशों की भी कुछ झलक नजर आती है कि उन देशों के एक्सपीरियंस से हमने सीखा हो, उसको हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, अपने इतिहास से कुछ सीखने की कोशिश की है और उसको फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जो हमने छोड़ चुके थे, जो हमने छोड़ दिया था या हमसे छुड़वा दिया गया था, उसको हमने इसमें डालने की कोशिश की? हाँ। सारी दुनिया में शिक्षा में अगर कोई भी समस्या आप ढूंढें तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो समस्या भारत में कहीं न कहीं ज़रूर होगी। और मैं ये भी बता सकता हूं कि उस समस्या का समाधान कोई न कोई, या तो कोई व्यक्ति या समूह या NGO या सरकार निकाल रही। मुझे तो अपने देश में ही इतने अनुभव मिले हैं कि मेरी शिक्षा नीति बनाने में उनको समग्र रूप से लाने में समय लगता है। देखिए, इस शिक्षा नीति में 4 वर्ष लगे, 2 कमेटियाँ बनी। TSR सुब्रमण्यम कमेटी का मैं भी सदस्य था और हम लोगों ने लाखों लोगों के साथ संपर्क किया था। दुनिया में इतना बड़ा कंसल्टेशन जनता के साथ, अधिकारियों के साथ, अध्यापकों के साथ कहीं नहीं हुआ है। इस शिक्षा नीति में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार था, अवसर था, और इसीलिए 4 साल लगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन 4 सालों में हमने चीज़ों को समझा है, अपने अनुभव को जाना है, अपनी कमियों को इसमें स्थान दिया गया है। आप कोई भी प्रश्न उठाइए, उसका उत्तर इस नीति में कहीं न कहीं मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है, जाना है और आवश्यकता पड़ी है तो समझने का प्रयास भी किया है। हमारी शिक्षा नीति संपूर्ण है। ये भारत की जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा नीति है, लेकिन ज्ञान के प्रति हमेशा बाहर से ज्ञान लेने को तैयार है। जी। रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। संक्षेप में ये वाक्य मैं दोहरा देता हूँ। एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। वह अपने घर में हवा आनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं आनी चाहिए कि मेरा घर ही उजड़ जाए। ये गांधी जी के शब्द थे। तो इसमें ज्ञान हम सारी जगह से लेंगे। जी। हम अंतरतम से लेकर के अंतरिक्ष तक जाएंगे।
अंदर भी झांकेंगे जो हमारी परंपरा है आध्यात्मिकता की, जी। और अंतरिक्ष में भी अगर कोई और जा रहा है तो हम उसके आगे जाना ठीक चाहेंगे। है, ये सर। विस्तार है जी। इस शिक्षा नीति का। जी, मैं एक बार फिर से अरविंद पांडे जी के पास जाना चाहूँगा। सर, कल्चर को कैसे आपको लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है ये आगे बढ़ाएगी? और स्थानीय बोलों को, अगर मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात करूं तो गढ़वाली और कुमाऊनी मुख्य तौर पर बोली जाती हैं, जौनसारी भी है लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी मुख्य तौर पर बोली जाती है, तो इसको आप कैसे इससे आगे बढ़ाएंगे? अभी मैं आपके माध्यम से श्री राजपूत जी को सुनना था मैं, जी। और निश्चित मुझे लगा कि जो ये नई शिक्षा नीति बनी है, आप जैसे विद्वानों और योग्य जनों की वजह से ये अच्छी शिक्षा नीति बनी है, और मैं आपको बहुत गौर से सुनना था, और मैं बड़े मन से कह सकता हूँ कि मुझे कई चीज़ राजपूत जी से भी सीखने को मौका मिला। तो राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ड्राफ्ट बना है, निश्चित ही आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जैसा आपने बताया कि लाख लोगों से भी ज़्यादा, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, आम व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, सबसे एक सहयोग लेकर शिक्षा नीति बनाई गई। तो इसमें हर चीज़ का समावेश है, और अपने गांधी जी के विचारों को भी आत्मसात करते हुए इसमें उसके व्याख्यान आपने किया, मुझे अच्छा लगा। रही बात वैसा आपने जो सवाल किया कि हमारी संस्कृति को, इस नई शिक्षा नीति में हमारी संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिलेगा। जब हमने LKG, UKG, KG और फर्स्ट और सेकंड, ये जो 5 साल का हमने किया और कक्षा 5 तक हमने स्थानीय भाषा को महत्व दिया, तो ये हम समझते हैं, विज्ञान भी कहता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी भाषा में सीखने की प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा होती है। इसी नाते 5+3+3+4 की जो व्यवस्था की गई है, और इसमें इंग्लिश को कंपलसरी ना करके एक भाषा के रूप में पढ़ने का जो प्राविधान किया गया है, यह निश्चित ही अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, मोरल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये कहीं न कहीं विषय के रूप में पढ़ाए जाएंगे। यह नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिससे कि हमारी संस्कृति का संरक्षण भी होता है और संवर्धन भी होता है। जी, तो यानी कि आप कह रहे हैं संस्कृति को प्रमोट जो है इसमें किया जा रहा है। GS राजपूत सर, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि कुछ अभिभावकों ने और कुछ शिक्षकों ने भी अपनी आपत्तियाँ इस शिक्षा नीति को लेकर जाहिर की। उनका ये कहना था कि इससे दबाव पड़ेगा, अभिभावकों पर भी दबाव पड़ेगा और स्टूडेंट्स पर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स की इसमें बात कही जा रही है। तो क्या वाकई ऐसा है इसमें कि बोर्ड एग्जाम्स की बजाय सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स इसमें होंगे? और अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, यानी कि एक साल में 2 एग्जाम तो कम से कम, तो उससे तो अतिरिक्त दबाव क्या आपको नहीं लगता कि इससे पड़ेगा स्टूडेंट पर भी और अभिभावकों पर भी? देखिए, नई नीति जब आती है तो केवल बच्चों को ही समझना जरूरी नहीं है, माता पिता को भी उसे समझना पड़ेगा, और समझने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। लेकिन मंत्री जी जो बात कह रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। मातृभाषा, स्थानीय भाषा की बात है। मैं करीब 12 साल पहले वियतनाम गया था, साइगोन सिटी में, हो ची मिन सिटी कहते हैं जिसे। वहाँ मैंने बड़े बड़े वो देखे, बिल बोर्ड्स देखे, जिस पे लिखा था लर्न इंग्लिश इन 3 months, लर्न इंग्लिश इन 6 months, लर्न इंग्लिश इन 9 months। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम अपनी शिक्षा मातृभाषा में ही देंगे, जैसे जर्मनी में होता है, जापान में होता है, रूस में होता है, हम भी उसी तरह बढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी हम बच्चों को निःशुल्क सिखाते हैं। जो बच्चा सीखना चाहे 3 महीने का कोर्स करे, 6 महीने का करे, 10 महीने का करे। और दुनिया में ऐसे शोध हुए हैं कि जो व्यक्ति मातृभाषा में पढ़ता है 5 या 6 वर्ष तक, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ता है एक विषय के रूप में, वो भी कक्षा 10 तक जाते जाते दोनों बराबर हो जाते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्होंने कक्षा 10 में कक्षा 6 में ABCD पढ़ना शुरू किया, कभी ये महसूस नहीं करते कि हम अंग्रेजी बोलने वालों के साथ बैठ नहीं सकते जी। इस देश में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ माता पिता बच्चों के साथ, और मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, अपनी मातृभाषा से हटकर बच्चे को दूसरी भाषा में शिक्षा देना उसके साथ क्रूरता है। इट्स ए क्रूएलिटी इन्फ्लिक्टेड ऑन द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ मेकिंग ए चाइल्ड लर्न इन अनदर लैंग्वेज। दूसरी भाषा में कभी नहीं करना चाहिए। श्री अरविंदो ने यही कहा कि जो जानकारी है बच्चे को, जो शब्द भंडार है, उसको आगे बढ़ाइए। उसके अंदर तो ये नैसर्गिक प्रतिभा है कि वो अनेक भाषाएं सीखेगा, प्रवीणता हासिल करेगा।
उसे उचित उम्र में उचित अवसर पर आप भाषाएं सिखाइए, न कि उसको पहले दिन से स्कूल में भेज दीजिए। सर मैं आपको टोक रहा कहते हैं हूँ, ना, मेरा जो सवाल अब जानता आपकी है, इसी उससे कथन आगे से बढ़िए। इसी कथन से जुड़ा हुआ है। उसे मेरा सवाल रोकना ये है चाहिए। सर कि जो अभी ये जो नई शिक्षा नीति है, क्या आपको लगता है, क्योंकि इंग्लिश को एक क्लास के तौर पर देखा जाता है और ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या फिर मेडिकल की पढ़ाई की बात करें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात करें, उसमें इंग्लिश ही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिंदी में बड़े अच्छे हैं उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। खासतौर पर जो ये नॉर्थ वाली बेल्ट है हमारी, तो वहाँ पर इंग्लिश को इतनी ज़्यादा जो है नहीं पढ़ी जाती है, वो लोग हिंदी में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, हिंदी मीडियम से ज़्यादा होते हैं। तो क्या इसमें बदलाव किया जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो वो हिंदी में हो या स्थानीय बोलियों में हो, भाषाओं में हो, या फिर जो मेडिकल की जो पढ़ाई है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं या पढ़ाई है वो भारतीय भाषाओं में हो? इस दिशा में काफ़ी काम हो रहा है और तेज़ी से होगा। आज सिविल सर्विसेज में कितनी ही भाषाओं में बच्चे बैठते हैं। उर्दू से पढ़कर बैठने वालों की संख्या बढ़ी है, बड़े अच्छे ढंग से बढ़ी है, लोग अन्य भाषाओं में ही बैठ रहे हैं। तो ये तो हमारे इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी लगनशीलता से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारी कर्मठता बढ़ जाए तो भाषा की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, किसी बच्चे को कोई असुविधा नहीं होगी। और ये अभी आपने एक बात और पूछी थी कि माता पिता कह रहे हैं कि 2 परीक्षाएं होंगी सर। हाँ। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बच्चे पर बोझ निर्धारित होता है। ये प्रश्न ये स्पष्ट कहा गया है कि अब हम मेमोरी वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे, अब हम ये पूछेंगे कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसका उपयोग कैसे करता है, उसका उपयोग कर पाता है या नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशनली 4 शब्द इस्तेमाल होते हैं: अध्ययन, पढ़ना लिखना, मनन। फिर बच्चे से कहना है कि तुम विचार करो तुमने क्या पढ़ा है, तुमने एक पाठ पढ़ा है तो पढ़ा क्या है। फिर चिंतन है, आपस में बातचीत करो। और तब जो चौथी चीज़ है बड़ी आवश्यक, कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाए तो सबसे पहले अध्यापक का कर्तव्य है बताना कि क्यों पढ़ा रहा है, उपयोग क्या है। और जब आप बच्चे को हर पाठ का, हर विषय का उपयोग बताएंगे तो निश्चित रूप से उसकी रुचि बढ़ेगी। जब रुचि बढ़ेगी तो वो उपयोग वाले प्रश्नों के उत्तर देगा, वही प्रश्न पूछे जाएंगे पॉइंट है सर। और उन प्रश्नों में कोई बोझ नहीं शायद होगा। सबसे अलग भी इसको कोई बना रहे प्रश्न कि नहीं पहले होगा। वाकई जो मेमोराइज करवा देते थे कि उस फलाने साल में ये हुआ था और एग्जाम में आता था, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि उपयोग क्या होगा उसका वो बताया जाएगा। अरविंद पांडे जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि शिक्षा पद्धति को मैं देखूं भारतीय, तो ज़्यादा फोकस होता था इंसान के चरित्र को ज़्यादा निखारना, बेहतर करना, उसको चरित्रवान बनाना, उसको एक अच्छा मनुष्य बनाना। तो ये जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, क्या उस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में ले जाएगी, एक इंसान को इंसान बनाएगी? बिल्कुल भाई साहब, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कागजी अध्ययन करके डॉक्टर बनना भी बहुत आसान काम है, इंजीनियर बनना भी आसान काम है, MP MLA मंत्री बनना भी बहुत आसान काम है, लेकिन एक इंसान बनना आज के चुनौतियों भरे जीवन में बहुत मुश्किल काम है। तो देश की शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। जो चरित्रवान है वो सदा महान है। इस भाव के साथ हमारे भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का निर्माण किया है। मैं उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही जब आदमी मॉरल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी, नई मैकाले की शिक्षा नीति में हमारे महापूर्वजों को, किसी को लुटेरा बोला गया, किसी को कुछ बोला गया, मुग़ल काल को पढ़ाया गया, ब्रिटिश काल को पढ़ाया गया, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र निर्माण चरित्र तो पहले से ही बहुत हिंदुस्तान का एक विश्व के अंदर पहचान है, लेकिन नई शिक्षा नीति से निश्चित ही युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। और जो ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट और ये पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे देश पे हावी हुई है और कुछ थोड़ा सा बदलाव आया है, निश्चित ही इन सबको चुनौती मानते हुए नई शिक्षा नीति राष्ट्र हित में स्थापित होगी और नए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। ये मेरा मानना है। युवाओं को अपनी संस्कृति समझने का मौका मिलेगा। अरविंद पांडे जी और JS राजपूत जी, आप ABP गंगा के साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दौर में इंसान का इंसान बड़ा मुश्किल है और अब ये कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है ये इंसान को इंसान बनाएगी, आगे बढ़ाएगी, भारत को भारत से जोड़ेगी। एक छात्र को जो आगे बढ़कर युवा बनेगा, उसके बाद वो जो है इकोनॉमी में अपना योगदान देगा और फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।